ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कर व्यवस्था में। सबसे पहले मैं अमर सवर्ण महासंघ फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कक्षाएं जो है वो आपको सवर्ण एजुकेशन ऐप और सवर्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही हैं। कल की क्लासेस में हमने जीएसटी को समझना प्रारंभ कर दिया था, जीएसटी के बारे में हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। एक बार जल्दी से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, अभी तक हमने जीएसटी के बारे में क्या क्या समझा था। आपको मैंने बताया था कि इससे पहले जो कर से संबंधित भारत में प्रणालियां थी, चाहे वो स्टेट सेल्स टैक्स हो, चाहे वो वैल्यू एडेड टैक्स हो, चाहे वो सेंट्रल सेल्स टैक्स हो, चाहे वो राज्य बिक्री कर हो, चाहे वो मूल्यवर्धन कर हो, या फिर वो चाहे केंद्रीय बिक्री कर ही क्यों ना हो, इन सब के कारण क्या हो रहा था, भारत में कर के ऊपर कर का प्रपाती प्रभाव देखने को मिल रहा था। यानी कि एक ही टैक्स के ऊपर बार बार टैक्स लग रहा था, ठीक ना। इतना ही नहीं, साथ साथ एक ही वस्तु पर एक से ज्यादा बार कर लग रहा था, जिसको हमने क्या बताया था कि डुअल टैक्सेशन या दोहरा कराधान या दोहरे कर की समस्या भारत में देखने को मिल रही थी। इसके कारण क्या हो रहा था, वस्तुएं महंगी हो जाती थी और इन वस्तुओं के महंगी होने के कारण उनकी मांग में कमी आती थी। जब मांग में कमी आती थी तो उत्पादन प्रभावित होता था और जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए आपको मैंने बताया कि साल 2003 में सबसे पहले केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी को एक कर सुधार के रूप में प्रपोज किया, सबसे पहले प्रस्तावित किया। ठीक है, आपको बताया था इसके लिए पहले 115वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, लेकिन वो विफल रहा। बाद में पुनः 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जो 101वें संविधान संशोधन कानून के रूप में पास हुआ और फिर भारत में जीएसटी प्रारंभ। ठीक है, जीएसटी भारत में लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हो गया है। जीएसटी के क्या क्या उद्देश्य थे वो हमने देखे थे। पहला तो कर के ऊपर कर का प्रपाती प्रभाव समाप्त करना। क्यों? क्योंकि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम है। ठीक, यह उपभोग के बिंदु पर लगने वाला कर है। तो यदि मैं अंतिम उपभोक्ता नहीं हूं, यदि मैंने कोई रॉ मटेरियल खरीदा है और अगर उसमें मैं कुछ प्रोसेस करके उसको कुछ नया उसमें ऐड ऑन करके अगर मैं किसी और को बेचने वाला हूं, तो इसका मतलब मैं तो उसका उपभोग नहीं कर रहा हूं। तो मैं यदि उसका उपभोग नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सरकार से मैंने जो खरीदते वक्त टैक्स दिया था ना, वो टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में मैं मांग सकता हूं। बात समझ में आ रहा ना? जैसे ही मैं अगले को बेचूंगा वो माल, तो उससे मैं जीएसटी लूंगा और ये जीएसटी मैं सरकार को दे दूंगा और बदले में मेरे बिहाफ पर जो मेरे से पिछले वाले ने दे रखा था वो मैं मांग लूंगा। बात समझ में आ गया ना? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला सिस्टम होने के कारण यह कर के ऊपर कर का प्रपाती प्रभाव समाप्त करता है। इतना ही नहीं, क्योंकि इसमें केवल वैल्यू एडेड वाले सेक्शन पर ही टैक्स लग रहा है और पीछे वाला टैक्स जो है वो वापस हो जा रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है यहाँ कि दोहरे कर की समस्या भी समाप्त हो रही है। इतना ही नहीं, इस पूरे प्रक्रम में चेन विकसित होने के कारण कि पता चल रहा है ना कि किसने किससे खरीदा, किसने किसको बेचा, इस कारण से इस पूरे सिस्टम में पारदर्शिता व्याप्त है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यह भारत में कई सारे अप्रत्यक्ष करों को एक साथ एकजुट करके डिजाइन किया गया है। तो भारत में जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे सभी जो है वो अब मतलब उसमें से ज्यादातर जो है वो अब इसी के दायरे में आ गए हैं। इतना ही नहीं, आप लोगों को यह भी बताया था मैंने कि इसमें जीएसटी के अंतर्गत जो है वो 5 स्लैब की बात की गई है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक ना? मैंने आप लोगों को बताया था कहीं कहीं आपको 4 भी देखने को मिलेगा, कुछ जगह 0% को जो है वो स्लैब नहीं माना जाता है, तो कहीं 4 भी देखने को मिलेगा, कहीं 5 भी देखने को मिलेगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, ठीक ना। तो इन स्लैब में जो है वो अलग अलग उत्पादों को डाला गया है, ठीक ना। इसके अलावा मैंने बताया था कि जीएसटी के अंतर्गत संघवाद की भावना को मजबूत करने के लिए क्या किया गया था, जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया था। ये जीएसटी काउंसिल ही है जो जीएसटी से संबंधित सारे निर्णय लेती है। मैंने आपको बताया था इस जीएसटी काउंसिल में 1/3 मताधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है और बाकी 2/3 मताधिकार राज्य सरकारों के पास है।
केंद्र सरकार की तरफ से भारत के वित्त मंत्री जो होते हैं वो इस जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, और एक और केंद्र सरकार का मेंबर होता है जो कि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। और बाकी राज्यों की तरफ से सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक, इस जीएसटी काउंसिल से कोई भी निर्णय पारित होने के लिए 75% वोट जो है उसके पक्ष में होने अनिवार्य है। इसका क्या मतलब था कि केवल केंद्र सरकार अकेले के दम पर या केवल राज्य सरकारें अकेले के दम पर किसी कानून को या फिर इसमें कोई बदलाव नहीं करवा सकती हैं। इसके लिए केंद्र सरकार और कुछ राज्यों का साथ आना आवश्यक है। ठीक है, तो यहां तक कल की क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। जब यहां तक क्लियर हो गया था, और भी क्या था, और था क्या कि जीएसटी के कारण क्या हो रहा है, देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो प्रमोट होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग टैक्स हर जगह पर अलग अलग लगता था, एक राज्य में अलग था, दूसरे राज्य में अलग लगता था। तो इसके कारण क्या था कि व्यापार करने में दिक्कत आती थी, व्यापार करने में दिक्कत आती थी। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रमोट होगा। यहां तक क्लियर हुआ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इस जीएसटी का मूल उद्देश्य तो क्या है, मूल उद्देश्य है एक देश एक कर। ठीक ना, स्टार्टिंग में भी 5 स्लैब बनाए गए हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है एक देश एक कर की संकल्पना को क्या करना, चरितार्थ करना। यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जीएसटी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चूंकि जीएसटी जो है वो उपभोग के बिंदु पर लगने वाला कर है, उपभोग के बिंदु पर उपभोग के बिंदु पर जीएसटी लगने वाला कर है। तो क्या होता है, जरा बात को समझिएगा। जब भी कोई उपभोक्ता कोई उत्पाद खरीदता है, उपभोक्ता कोई उत्पाद खरीदकर उस पर जीएसटी पे करता है। देता है, आप गौर कीजिएगा, आपको बिल में भी दिखेगा। तो इसके दो भाग हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए अगर वो 5% स्लैब में भी है, कोई भी स्लैब हो उसे कोई दिक्कत नहीं है, 5% हो, 12% हो, 18% हो, 28% हो, जिस भी स्लैब में हो, क्या हो जाता है, इसके दो भाग हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं। पहला हो जाता है सीजीएसटी, यानी कि केंद्रीय जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और दूसरा हो जाता है एसजीएसटी, यानी कि राज्य जीएसटी। ठीक ना, मान के चलिए 5%, 100 रुपया का मैंने कोई सामान खरीदा, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, 100 रुपया का मैंने कोई सामान खरीदा, इस पर 5% मान के चलिए जीएसटी था। तो इस 5% के बदले मैंने 5 रुपया दिया, उस 5 रुपया का 2.5 रुपया जो है वो केंद्र सरकार के पास चला जाएगा जीएसटी के रूप में, और 2.5 रुपया जो है वो राज्य सरकार के पास चला जाएगा जीएसटी के रूप में। ये बात समझ में आई? ठीक ना, आधा आधा हो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। इतना ही नहीं, यदि मान के चलिए ये खरीदारी किसी यूनियन टेरिटरी में हुई है, किसी संघ शासित प्रदेश में हुई है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी। अगर किसी संघ शासित प्रदेश में हुई है, उपभोग इसका अगर हुआ है, यदि उपभोग संघ शासित प्रदेश में हुआ है तो क्या हो जाएगा, इस जीएसटी के पुनः दो भाग हो जाएंगे। पहला भाग होगा जिसे हम कहेंगे सीजीएसटी, यानी कि वही केंद्रीय जीएसटी, और दूसरे भाग को हम कहेंगे यूटीजीएसटी, यानी कि संघ शासित प्रदेश जीएसटी। यानी कि जीएसटी जो है वो हमेशा दो भागों में वितरित हो जाएगा, सीजीएसटी और राज्य वाला। ठीक ना, जहां पर उपभोग हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ठीक है,
यूपी में हुआ है उपभोग, यूपी में उत्पादन हुआ था, तो जो जीएसटी लगा वो बट गया, आधा जो है वो योगी जी के पास चला गया, आधा जो है वो मोदी जी के पास चला गया, मतलब एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ, ठीक ना। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, जब मान के चलिए उत्पादन हुआ है बिहार में और सामान आया है उत्तर प्रदेश में और आगे सामान बिका है उत्तर प्रदेश में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बात समझ में आ रहा, उस कंडीशन में क्या होगा। तो यदि उत्पादन एक राज्य में हुआ है एवं उपभोग अन्य राज्य में हुआ है, एवं उपभोग अन्य राज्य में हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आईजीएसटी कलेक्ट किया जाता है। आईजीएसटी क्या है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक ना, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आईजीएसटी कलेक्ट किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक, और इस इंटीग्रेटेड जीएसटी का प्रयोग किया जाता है, इस इंटीग्रेटेड जीएसटी का प्रयोग किया जाता है आधा सी केंद्र सरकार को देने में सीजीएसटी के रूप में, और बाकी जो आधा बचा है ना, इससे इन दोनों राज्यों को कंपनसेट किया जाता है। ये जो आधा बचा है ये दोनों राज्यों को दिया जाता है, ठीक ना। इस तरह से आईजीएसटी के माध्यम से उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों राज्यों को कंपनसेट किया जाता है। ये स्ट्रक्चर समझ में आया, स्ट्रक्चर समझ में आया कि अगर एक ही राज्य में उत्पादन हुआ और अगर उसी राज्य में उपभोग हो गया तब तो सिंपल सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन यदि एक राज्य में उत्पादन हुआ है लेकिन उपभोग किसी अन्य राज्य में हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आईजीएसटी कलेक्ट किया जाता है, जिसका आधा भाग जो है वो केंद्र सरकार को दे दिया जाता है और आधा भाग जो है वो उससे दोनों राज्यों को कंपनसेट करने का प्रयत्न किया जाता है। ये बात समझ में आया, सीजीएसटी और आईजीएसटी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो जीएसटी का जो सिस्टम है, इस जीएसटी वाले सिस्टम में क्या देखने को मिलता कि चूंकि राज्य सरकारें भी जो अलग अलग अप्रत्यक्ष कर वसूली करते थे, तो उनको भी अपना अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को देना था, क्योंकि राज्यों के राज्यों के कर अधिकार भी जीएसटी के अंतर्गत चले गए। ठीक ना, क्योंकि राज्यों के कर अधिकार भी जीएसटी के अंतर्गत चले गए। मैंने बताया था आपको, जैसे कि स्टेट सेल्स टैक्स था, राज्य बिक्री कर कि राज्य सरकारें लगाया करती थी, तो अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से अपना लगाती थी। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, इसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि जीएसटी के अंतर्गत जब इन टैक्सेस को समन्वित कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो राज्य सरकारों का यह अधिकार भी छिन गया। बात समझ में आ रहा, राज्य सरकारों का यह अधिकार भी छिन गया। अब इसके कारण क्या हो गया कि राज्यों के मन में चिंता उत्पन्न होने लगी, या राज्यों का ये कहना था कि इसके कारण तो हमें कर की क्षति होगी, कर की हानि होगी। ठीक ना, कि पता चले पहले हम ज्यादा कमा लेते थे, ज्यादा हमें हमारे पास जो है वो टैक्स कलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब जो है हमें टैक्स कलेक्शन तो अब कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब तो हम केंद्र सरकार पर हैं, केंद्र सरकार जितना वसूलेगी उसका आधा हमें देगी, तो फिर मान के चलिए हमारे राज्य में जो होगा हो गया उत्पादन, तो उसके बेसिस पर हमें थोड़ा मोड़ा मिलेगा। तो राज्य सरकारों का ये मांग था, जब जीएसटी को लागू करना था, लागू करने से पहले राज्य सरकारों की यह मांग थी कि हमें पहले दिन से ही क्षति ना हो, ऐसी कोई व्यवस्था लाई जाए। ठीक ना, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया था। ठीक ना, केंद्र सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। राज्यों का ये कहना था कि बट ऑब्वियस है क्या कि नई व्यवस्था लाई जाएगी तो स्टार्टिंग में तो क्षति होनी तय थी, कमी होनी तय थी। ठीक, तो राज्यों का ये कहना था, सॉरी
राज्यों का ये कहना था कि हमारे लिए ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि पहले दिन से ही हमें नुकसान ना हो, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया और केंद्र सरकार ने ये कहा कि 5 साल तक लागू होने के 5 वर्षों तक 5 वर्षों तक लागू होने से पहले जितना आपको टैक्स कलेक्शन मिलता था ना, जितना आपको टैक्स कलेक्शन मिलता था, आप अपने सिस्टम के थ्रू अपना जो टैक्स वैक्स लगा के जितना भी तुम कमाते थे, उससे जितनी भी कमी होगी 5 साल तक उसकी क्षतिपूर्ति हम करेंगे। क्षतिपूर्ति, बात को समझिएगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा है, मान के चलिए जीएसटी को लागू करने से पहले यूपी जो है वो साल भर में मान के चलिए 100 रुपया टैक्स के रूप में कमा रही थी, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में 100 रुपया कमा रही थी। ठीक, अब क्या है, जीएसटी लागू होने के बाद अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो अगर मान के चलिए यूपी अब इस जीएसटी के अंतर्गत 80 रुपया ही कमा पाई, तो 20 रुपए की क्षतिपूर्ति हो गई ना, 20 रुपए की क्षति हो गई, इसको हानि हो गई। तो ऐसे कंडीशन में केंद्र सरकार का ये कहना था कि आपको जो ये 20 रुपए की क्षति होगी ना, इसकी भरपाई हम कर देंगे। ठीक ना, इसकी भरपाई हम कर देंगे, ऐसी भरपाई हम अगले 5 साल तक करेंगे। अगले 5 साल तक आपको जो भी इस क्षतिपूर्ति के लिए क्या किया गया, अलग से, जैसे कि 80% वाली स्लैब में जो उत्पाद थे, जैसे कि अति विलासी उत्पाद, बहुत ज्यादा लग्जूरियस जो आइटम होते हैं ना, विलासी उत्पाद, एक अति विलासी उत्पाद, जैसे कि एक तो होता है वो सिंपल वाला कार, और एक तो होता है ऐसे वाला कार जिसका चोंच बहुत लंबा निकला होता है, तो अति विलासी मतलब ओवर लग्जूरियस, ठीक ना, ऐसे उत्पाद अति विलासी उत्पाद हो गए। या फिर सिन उत्पाद, पाप उत्पाद कहते हैं इनको, सिन गुड्स कहते हैं, पाप उत्पाद सिन गुड्स कहा जाता है। ठीक, ये टर्म मैंने नहीं प्रोपाउंड किया है, सिन गुड्स कहा जाता है, उसका बस हिंदी में मैंने पाप उत्पाद नाम बताया है। सिन गुड्स भी आप लिख सकते हैं, सिन उत्पाद, जैसे कि सिगरेट वगैरह जो है वो सिन उत्पाद की कैटेगरी में आते हैं, ठीक ना, सिन गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, ऐसे उत्पादों पर यह बोल दिया गया कि अलग से एक उपकर लगाया जाएगा। कौन सा उपकर लगाया जाएगा? जीएसटी तो रहेगा ही इन पर, इस जीएसटी के अलावा इन पर अलग से जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा। ठीक ना, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, कंपनसेशन का मतलब ही है क्षतिपूर्ति, तो जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर इसके ऊपर लगाया जाएगा। ठीक, और ये जो उपकर के रूप में धनराशि प्राप्त होगी ना, इसी धनराशि का प्रयोग किया जाएगा राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिए। अगले 5 साल तक राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिए इसी उपकर का प्रयोग किया जाएगा। ये प्रावधान के रूप में इसके अंतर्गत डाला गया था। यहां तक बातें समझ में आ रही? ठीक ना, जीएसटी कंपनसेशन सेस, यहां तक क्लियर है? जरा बात को ध्यान से समझिएगा, ये जीएसटी कंपनसेशन सेस प्रश्न चिन्ह में आया कब? कोरोना के काल में। कोरोना के काल में किस कारण से ये क्वेश्चन में आया, प्रश्न के दायरे में इसलिए आया, क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, जब कोविड-19 के कारण ये हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा पूरे भारत में, या फिर ज्यादातर क्षेत्रों में लॉकडाउन लग जाएगा, चारों तरफ जो है वो हाहाकार मचा हुआ था, लोग किसी चीज का उत्पाद मतलब जो है वो मांग ही नहीं क्रिएट कर रहे थे, तो सिंपल सी बात है, जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो जीएसटी कलेक्शन कम होगा, और जीएसटी कलेक्शन कम होगा तो जीएसटी कंपनसेशन सेस कहां से आएगा? अरे वो तो सिन गुड्स या अति विलासी उत्पाद पर आएगा। तो इसके कारण क्या हुआ, कोरोना काल में जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी संग्रहण एवं जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रहण, इन दोनों में कमी आई।
इन दोनों में कमी आई। अब एक बात बताइए, अब राज्यों को तो वादा कर रखा है कि आपको जो है 5 साल तक जो भी क्षतिपूर्ति होगी वो हम देंगे। तो ऐसे में अब सरकार के सामने प्रश्न ये खड़ा हो गया कि अब राज्यों की क्षतिपूर्ति को दें कैसे? क्यों? क्योंकि जीएसटी कंपेंसेशन से उतना तो पैसा आ ही नहीं रहा है जितना इन लोगों को जो है वो 2016 में इन लोगों का कलेक्शन होता था। 2016 के हिसाब से देते रहना है ना। इनफैक्ट इसमें बढ़ोतरी भी थी, हर साल जो है वो 14% के आसपास इसमें इंक्रीमेंट भी था। तो कहां से पूर्ति कर पाएंगे? जीएसटी कंपनसेशन से इसमें पैसा ही नहीं आ रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ा? सरकार को उधार लेना पड़ा। सरकार ने, केंद्र सरकार ने अलग अलग जगह से पैसा उठाया और ऋण लेकर राज्यों की क्षतिपूर्ति पूरी की। की गई, ठीक ना, राज्यों को क्षतिपूर्ति की। अब प्रश्न ये था कि 5 साल तो पूरा हो गया है 2022 में, 2017 में अगर ये प्रारंभ हुआ तो 2022 में इसके 5 वर्ष पूरे हो गए हैं जीएसटी कंपेंसेशन सेस के, ठीक। तो क्या किया केंद्र सरकार ने? केंद्र सरकार ने बोला कि हम जीएसटी कंपेंसेशन सेस को 5 साल के लिए और बढ़ा रहे हैं, यानी कि वर्तमान में क्या कर दिया गया है, जीएसटी कंपेंसेशन सेस को 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक ना। हालांकि देखिए, नाम क्या है, जीएसटी कंपेंसेशन सेस, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राज्यों को तो वचन था कि 5 साल तक ही तुमको जो है वो हम क्षतिपूर्ति देंगे। तो 5 साल तक तो क्षतिपूर्ति वाला टाइम पीरियड तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब जो आगे बढ़ा दिया गया है 2026 तक, तो इसके माध्यम से जैसे कि 2023 में अभी जो जीएसटी कंपेंसेशन सेस मिलेगा ना, इसका प्रयोग राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के लिए नहीं होगा। इसका उपयोग होगा कि राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के लिए जो कोरोना के टाइम में कर्ज उठाया था उस कर्ज के भुगतान में होगा। यानी कि ये जो जीएसटी कंपेंसेशन बढ़ाया गया है ना, इस कंपेंसेशन सेस का प्रयोग उपकर का प्रयोग जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का प्रयोग क्या करने में होगा? राज्यों को और ज्यादा पैसा नहीं देना है, राज्यों को क्षतिपूर्ति में नहीं, अपितु कोरोना काल में राज्यों की क्षतिपूर्ति में लिए गए ऋण के निपटान में ठीक ना।
ये बात को ध्यान से समझिएगा। वर्तमान में जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है ना, उसका प्रयोग राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए नहीं हो रहा है। उसका प्रयोग किस लिए हो रहा है? उसका प्रयोग हो रहा है कि कोरोना काल में जो राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के लिए जो पैसा उठाया गया था ना, उस पैसे, उस ऋण, उस कर्जे को सधाने के लिए। ये दिखाता हूं, देखिए। देख रहा, 30 जून 2022 को टाइम पीरियड इसका खत्म हो गया, लेकिन क्या कर दिया है? गवर्नमेंट हैज नाउ एक्सटेंडेड द लिवी ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस। देख रहा ना, 27 जून 2022 की बात है कि इसको जो है वो 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। दिखाता हूं, देखिए क्या दिखा रहा है, ये देखिए। तो गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टाइम, इसको बढ़ा दिया गया है लगभग 4 साल के लिए, 31 मार्च 2026 तक, ठीक ना, इसको बढ़ा दिया गया है। ये देखिए क्या आप बोल रहे हैं, द लेवी ऑफ सेस वाज टू एंड ऑन इतना, लेकिन जीएसटी काउंसिल जिसकी बात की थी, जो कि किसके द्वारा चेयर किया जाता है? यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा। इसने क्या कहा है कि डिसाइडेड टू एक्सटेंड टिल मार्च to repay the loans taken in the last 2 fiscal years to make up the shortfall in their revenue collection। ये बढ़ाया गया है किस लिए? ये बढ़ाया गया है कि पिछले 2 सालों में जो कर्ज लिया है ना, ये देखिए, टू रीपे द लोन्स टेकन इन लास्ट 2 फिस्कल ईयर्स, पिछले 2 सालों में जो कमी आ रही थी जीएसटी कंपनसेशन में, उसको पूरा करने के लिए जो कर्ज लिया गया है, उस कर्ज को पूरा करने के लिए ये इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक ना। यहां तक बातें समझ में आ रही? ठीक ना। ये देखिए, however the compensation cess is levied on luxury and demerit goods। ठीक, लग्जरी यानी कि वही अति विलासी, और डिमेरिट गुड्स यानी कि वही सिन गुड्स जिसको हम कहते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक, चलिए वापस आते हैं। तो ये भी समझ में आ गया जीएसटी कंपनसेशन सेस वाला चक्कर। आपको कल की क्लास में ही बता चुका हूं मैं कि यद्यपि जीएसटी जो है वो लागू किया जा चुका है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे कि हमने देखा इसमें 4 स्लैब है, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन आप लोगों को मैं कल ही बता चुका था क्लास में कि सोना इसका एक अपवाद है। सोना पर जीएसटी लगता है 3% के रेट से। ये देखिए किसी स्लैब में नहीं है, ना 5% ना 12%। तो सोना की खरीद बिक्री पर जीएसटी 3% की दर से लगता है, तो ये इसका एक अपवाद है। इतना ही नहीं, जीएसटी रेजिम के लागू हो जाने के बाद भी आज भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन उत्पादों पर शराब, इन सब चीजों पर आज भी जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी के दायरे के बाहर। ये उत्पाद आज भी जीएसटी के दायरे के बाहर है, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई? तो हमने मोटा मोटी जीएसटी क्या है, कैसा है, ये अभी तक हमने समझने की कोशिश की है, ठीक ना। अब जरा हम एक बार देखते हैं क्या कि जीएसटी के लागू करने के क्या प्रभाव उत्पन्न हुए, सकारात्मक नकारात्मक, एक थोड़ा सा मूल्यांकन टाइप का हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा कर कानून था। मैंने आपको कल की ही क्लास में बताया था कि आजाद भारत के बाद करों के संदर्भ में जो सबसे प्रमुख जो कुछ कानून या कुछ बदलाव किए गए हैं कि उनमें से एक है। तो बट ऑब्वियस है कि इसके लागू होने का प्रभाव उत्पन्न होना तो लाजमी था।
ठीक ना। तो जीएसटी के कई सारे सकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न हुए, लेकिन इससे संबंधित कई सारी जो है वो नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले, कई सारी चुनौतियां भी देखने को मिली। जैसे कि जीएसटी कीमत को तो घटाता है, क्यों? क्योंकि इसके कारण क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। अब अलग अलग राज्यों में एक ही उत्पाद की अलग अलग कीमतों में मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वन नेशन वन टैक्स या एक टैक्स तो लैब में ही रहेंगे, ठीक ना। तो इसके कई सारे अगर हम सकारात्मक प्रभावों की बात करें, तो पहला आप लिख सकते हैं कि कीमतों में कमी या कीमतों में एक रूपता, अलग राज्यों में एक रूपता आई है। जिससे मांग और उत्पादन में बढ़ोतरी। दूसरा यदि हम इसके सकारात्मक पक्ष की बात करें तो इसके कारण क्या है, अप्रत्यक्ष करों की चोरी को भी यह रोकने में बहुत हद तक सफल रहा। क्यों? क्योंकि आईटीसी वाला चक्कर है ना कि इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, तो अप्रत्यक्ष करों की चोरी को भी यह बहुत हद तक नियंत्रित करता है। अप्रत्यक्ष करों की चोरी का यह नियमन करता है। इतना ही नहीं, अप्रत्यक्ष करों के लिए जो ई फाइलिंग जीएसटी पोर्टल जो है इसके माध्यम से जो अप्रत्यक्ष करों की ई फाइलिंग होने लग गई है, जीएसटी पोर्टल के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों की ई फाइलिंग अप्रत्यक्ष करों की ई फाइलिंग ने क्या किया, आराम स्थिति को आरामदायक बना दिया है। अब ई फाइलिंग हो सकती है ना ऑनलाइन, ने तंत्र को सरल बना दिया। ने तंत्र को सरल बना दिया। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो बाकी जो फायदे आप लोगों को पहले मैंने उद्देश्य बताए थे कि एक देश एक कर, या फिर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इसके माध्यम से संघवाद को बल मिला, तो ये सारे आप इसके कई सारे फायदों के रूप में आप इनको भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं। यदि हम इससे संबंधित चुनौतियों की बात करें तो इसने कई सारी चुनौतियों को भी जन्म दिया। सबसे पहली तो चुनौती ये है कि चलो कीमत में कमी आई, कीमत में एक रूपता आई, कीमत में कमी आई, एक रूपता आई और कीमत में कमी आई। लेकिन अगर इस कीमत में कमी के कारण मांग बढ़ी और उस मांग को पूरा करने के लिए यदि उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी तो फिर जीएसटी का फायदा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि महंगाई फिर बढ़ जाएगी मांग और आपूर्ति के कारण। इस लाइन को समझिए, फिर से बता रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने अभी फायदे के रूप में बताया कि कीमतों में एक रूपता आई, साथ साथ कर के ऊपर कर का प्रभाती प्रभाव खत्म हो गया या दोहरा कर खत्म हो गया, तो इसके कारण चीजें सस्ती हुई। जैसे ही चीजें सस्ती हुई तो क्या हो जाएगा, मांग बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस मांग को पूरा करने के लिए यदि उत्पादन नहीं बढ़ेगा, यदि उत्पादन नहीं बढ़ा
तो क्या हो जाएगा, मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। सॉरी, तो क्या हो जाएगा, मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक ना। तो ये भी एक समस्या के रूप में देखने को मिली। इतना ही नहीं, यदि एक बात बताइए, पेट्रोलियम, बिजली, यानी कि ये सब क्या है, ये सब ईंधन है, बिजली, अगर इन्हें जीएसटी के दायरे में अगर आप लाओगे ही नहीं, जीएसटी के दायरे से बाहर है ये। अब एक बात बताइए, किसी भी वस्तु का यदि उत्पादन हो रहा है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं यूज होगा ही, क्यों, क्योंकि ये ऊर्जा के संसाधन है। बिना ऊर्जा के किसी भी चीज का जो है वो विनिर्माण या उत्पादन नहीं हो सकता है। आपको बिजली या पेट्रोलियम तो चाहिए ही चाहिए होगा। अगर आप सर्विस सेक्टर में भी है तब भी एक बात बताइए, बिजली तो चाहिए ना, कंप्यूटर चलाने के लिए उसके लिए भी तो बिजली चाहिए ना। हाँ, लैपटॉप चलाने के लिए कहीं ना कहीं आप काम करेंगे तो बिजली तो चाहिए ही चाहिए। अब एक बात बताइए, यदि ये उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे तो सिंपल सी बात है कि इनका प्रभाव तो फाइनल प्राइस में तो दिखेगा ना। अब मान के चलिए क्या कि किसी राज्य में पेट्रोल बहुत महंगा है, किसी राज्य में पेट्रोल बहुत सस्ता है, तो सिंपल सी बात है कि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के बाद उस प्रोडक्ट का कीमत और इस राज्य में ट्रांसपोर्टेशन के बाद उस प्रोडक्ट की कीमत में कुछ ना कुछ तो अंतर देखने को मिलेगा। तो इस कारण से जीएसटी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पा रही है, ठीक ना, कि दायरे के बाहर है। अतः वास्तव में पूरे भारत में कीमतों में एकरूपता नहीं देखने को मिलती। पूरे भारत में कीमतों में एकरूपता नहीं देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम, बिजली वगैरह जितने भी ऊर्जा से संबंधित चीजें हैं उनको तो आपने बाहर ही रख दिया है, ठीक ना। तो इसके कारण जो है वो ठीक से प्रभावी नहीं हो पा रहा है जीएसटी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जो संसाधन है वो हर चीज के उत्पादन में, चाहे सेवा क्षेत्र हो चाहे वस्तु हो, हर चीजों के उत्पादन में एक अभिन्न अंग के रूप में जरूर विद्यमान होते हैं, ठीक ना। इतना ही नहीं, जीएसटी के लागू होते ही सबसे पहला दुष्प्रभाव देखने को क्या मिला कि जो असंगठित क्षेत्र है, आपको पता होना चाहिए कि भारत में संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र, मैं बता रखा हूं, जो नियम कानून दायरे के अंतर्गत आता है उसको संगठित क्षेत्र कहते हैं। जो अनरेगुलेटेड है, जहां पर सरकार का नियंत्रण बहुत सीमित है या जो कोई कानून वगैरह का जहां पालन नहीं होता, उसको असंगठित क्षेत्र कहते हैं। तो जीएसटी के लागू होने का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव असंगठित क्षेत्र पर पड़ा। अब इससे पहले अगर आप ये बोलें क्या कि सर असंगठित क्षेत्र पर पड़ा तो पड़ा, क्या हो गया उससे, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जितने भी रोजगार उत्पन्न होते हैं ना, उसके 85 to 90% रोजगार जो है वो कौन से क्षेत्र में है, असंगठित क्षेत्र में, ठीक ना। 90% के आसपास, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग, इन सब के रिपोर्ट का कहना है लगभग 90% रोजगार भारत में असंगठित क्षेत्र में ही है, ठीक ना। और जीडीपी में लगभग 50% असंगठित क्षेत्र से आता है। तो यदि इतना बड़ा हिस्सा यदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो जीएसटी के लागू होते ही त्वरित रूप से ये नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखने को मिला, जिससे देश में जीडीपी में कमी आई, क्या ये सारी समस्याएं भी देखने को मिली। असंगठित क्षेत्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव, सिंपल सी बात है। एक बात बताइए, असंगठित क्षेत्र जैसे गांव घर में कोई छोटा सा दुकान चला रहा है, असंगठित क्षेत्र ही तो हुआ। क्या मान के चलिए क्या है, गांव में छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, या मान के चलिए क्या है कि कई सारे किसान साथ मिलकर कुछ कर रहे हैं। आपको पता बताइए, इनको थोड़ी पता जीएसटी क्या है, कैसे है, ठीक ना। अब जीएसटी के लागू होने के कारण उन पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा। अगर इनको फोर्स किया जाएगा क्या कि तुम किसी को बैठाओ अकाउंटिंग करने के लिए,
इन सब के कारण इन पर भी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो जीएसटी का नकारात्मक प्रभाव जो है वो किसे हुआ? जीएसटी का नकारात्मक प्रभाव जो है वो असंगठित क्षेत्रों पर उत्पन्न हुआ। पहला तो इस तरीके से, दूसरा एक दूसरे तरीके से भी हुआ। अब एक बात बताइए, जीएसटी के लागू हो जाने के कारण मैंने पहले ही आपको बताया है क्या कि उत्पाद सस्ते हुए हैं, तो यानी कि संगठित क्षेत्र के उत्पाद भी सस्ते होंगे। अब एक बात बताइए, यदि संगठित क्षेत्र के उत्पाद अगर सस्ते हो जाएंगे तो असंगठित क्षेत्र के उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी कि नहीं? सिंपल सी बात है, आप जरा सोच के देखिए। अभी आप जाते थे, वो जो व्हाइट कलर वाला पन्नी में जो बिस्कुट है ना, जिस पर लिखा हुआ है शर्मा नमकीन चिपका हुआ है, आप उसको जाकर इसलिए उठाते थे, क्यों? क्योंकि हल्दीराम वाला उठाने में पड़ता था 50 रुपया का और ये पड़ रहा है मात्र 25 रुपया का, तो इसलिए आप जाके उसको उठाते थे, ठीक ना। अब जरा सोच के देखिए, यदि जीएसटी के लागू होने के कारण वो जो हल्दीराम वाला है वो भी यदि घट के 30 रुपया हो गया, मतलब एग्जाम्पल मान के चलिए क्या कि उसकी कीमत में भी कमी आई, तो अब आप ये 25 रुपया वाला नहीं उठाएंगे, आप सोचेंगे क्या कि यार 5 रुपया लेकर ब्रांडेड खाए ना। बात समझ में आया? तो इसके कारण क्या हुआ, संगठित क्षेत्र के उत्पादों की कीमतों में कमी आई। संगठित क्षेत्र के उत्पादों की कीमतों में तो में कमी आई, जिससे असंगठित क्षेत्र के उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो गई। प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी, ये पॉइंट भी समझ में आया? संगठित क्षेत्र के उत्पादों की कीमतों में कमी आई, जिससे असंगठित क्षेत्र के उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आ गई, ठीक ना। दूसरा बात को समझिएगा, यद्यपि जीएसटी जो है वो काफी सरलीकृत आपको प्रतीत होता होगा, लेकिन जीएसटी का अनुपालन काफी कठिन होता है, काफी कठिन था। स्टार्टिंग में तो ज्यादा कठिन था। जीएसटीएन पोर्टल जो था यही बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। खैर अब तो समस्या का बहुत हद तक निदान हो गया है। जीएसटीएन पोर्टल, इसमें कई सारी चुनौतियां थी अपने आप में। टैक्स फाइलिंग ठीक से नहीं हो पाता था, ठीक ना, टैब वगैरह समझ पाना बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी थी, तो इसी में काफी सारी कमियां थी। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, क्या था कि जब जीएसटी लागू होने वाला था ना, उस टाइम ये भी देखने को मिला, क्यों? क्योंकि उद्योगों को पता नहीं था कि जीएसटी लागू होगा तो किस रूप में लागू होगा, लागू होने के बाद क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे। तो इस कारण से क्या हुआ कि उत्पादन को उन लोगों ने कम कर दिया। वो सब जो है, जितनी भी कंपनियां थी ना, कार बनाने वाली, मोटरसाइकिल, सारी कंपनियां, ये सब क्या कर रहे थे कि अपना पिछला इन्वेंट्री बस खाली कर रहे थे, उत्पादन को इन्होंने बहुत कम कर दिया। तो इस कारण से 2017 में जीएसटी के लागू होने के बाद आपको जीडीपी में गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक ना, जीडीपी में गिरावट देखने को मिलेगी। तो तात्कालिक इसके ये भी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुए थे। इसके अलावा यदि हम देखें तो 15वें वित्त आयोग ने, आप लोगों को अलग से मैंने बताया था, एनके सिंह, 15वें वित्त आयोग ने, इसने भी बताया, इसने तो पूरी स्टडी की ना, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं। 15वें वित्त आयोग ने बताया कि जीएसटी वाले पूरे सेटअप में कई सारी समस्याएं हैं। जीएसटी में चुनौतियों को इसने उजागर किया। इस तरह की चुनौतियां, सबसे पहला तो इसने बताया कि कलेक्शन जो है वो एक रूपता नहीं है, किसी महीने खूब कलेक्शन हो जाता है, किसी महीने बहुत कम होता है, ठीक ना। इसने बताया क्या कि इस पूरे सिस्टम में जो है वो पारदर्शिता की कमी है। कई बार जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो झूठा ले लिया जाता है या गलत तरीके से ले लिया जाता है। इनवॉइस मिलान वगैरह इसमें भी गड़बड़ी है, आप लोगों को करवा रखा है मैंने, ये जाके देख लीजिएगा उस वाले में, जब फिस्कल सिस्टम, इसे पिछला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस टाइम 15th फाइनेंस कमीशन के जब हम लोगों ने देखे थे ना रिकमेंडेशंस, तो उस टाइम मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि उसने जीएसटी के संदर्भ में क्या क्या बताया है, ठीक ना।
तो इसने बताया पहला तो उतार चढ़ाव काफी देखने को मिलता है, किसी महीने जो है वो कर संग्रहण बहुत होता है, किसी संग्रहण बहुत कम होता है। दूसरा क्या है कि वही इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला जो सिस्टम है उसमें कुछ कमियां हैं। इसने बताया था इनवॉइस मिलान वगैरह ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो वास्तविक पूर्वानुमान था कि जीएसटी से इतना प्राप्त हो जाएगा वो भी नहीं हो पाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने में विलंब होता है, जिससे क्या होता है रोजगार इंपैक्ट होता है। जरा सोच के देखिए ना कि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाना चाहिए था, तभी तो मेरे पास कैपिटल होगा आगे काम करने के लिए। अब पता चले इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने में ही 5 महीना लग जा रहा है। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं जो है वो इसने प्रकट की, 15वें वित्त आयोग ने प्रकट की। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे, इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण दो 2022-23 के अनुसार, इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा जीएसटी पर कोई भी क्वेश्चन आए तो, पिछले वर्ष प्रत्येक माह औसतन जीएसटी कलेक्शन, औसतन जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रहा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। यानी कि आप इस तरह से आंसर को कंक्लूड कीजिएगा कि यद्यपि देखिए जीएसटी में कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है, जीएसटी के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, लेकिन आप अपने आंसर को कंक्लूड करते वक्त इस तरफ जाइएगा क्या कि जो भी कमियां हैं उनको धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। जैसे कि जीएसटीएन पोर्टल, स्टार्टिंग में बहुत सारी कमियां थी, अब धीरे धीरे उसको ठीक किया जा रहा है। जैसे कि टैक्स स्लैब वगैरह के संदर्भ में पहले कुछ फिक्स नहीं था, बार बार चेंज करना पड़ता था, अब 4-5 साल बीत जाने के बाद जो है उसमें एक रूपता देखने को मिल रही है, ठीक ना। इसके अलावा इस महीने, पिछले महीने का जीएसटी कलेक्शन अभी तक का हाईएस्ट रहा, दिखाता हूं आपको। देख रहा, ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर अप्रैल 2023 1,87,000 करोड़ पहुंचा, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट एवर। दिख रहा ना, जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर अप्रैल इज हाईएस्ट एवर। तो आप इस पॉइंट को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक ना, कि इस बार 2023 के अप्रैल में, यानी कि ये जो पिछले का पिछला महीना बीता है, इसमें जीएसटी कलेक्शन एक महीने में अभी तक का हाईएस्ट रहा है, जो कि कितना पर रहा, 1.87 लाख करोड़, ठीक ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी आपको दिखाता हूं बजट में कहा मेंशन्ड है, इकोनॉमिक सर्वे में। ये देखिए बजट का समरी ना, ये देखिए ऑफिशियल बजट की समरी है, पीआईबी से डाउनलोड, आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके दिखाया था, ठीक। इसमें देखिए क्या दिखा रहा, जीएसटी मंथली रेवेन्यू कंटिन्यूज टू रिमेन अराउंड 1.5 लाख करोड़। पिछले पूरे साल ये देखिए लगभग इसके आसपास रहा औसतन, कितना है, 1.5 लाख करोड़, ठीक ना। तो पिछले पूरे साल जो है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास रहा, ठीक। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक पॉइंट, मतलब आप जीएसटी के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा जीएसटी से संबंधित क्या है, ढांचा। जीएसटी से संबंधित एक और टर्म, एक और चीज जो चर्चा में काफी रही, उसके बारे में जरा देखते हैं। तो क्या था कि वे बिल, ने जरूर सुना होगा इसका नाम, ई वे बिल। क्या है ई वे बिल? भारत में क्या होता था, ई वे बिल के आने से पहले भारत में क्या होता था,
कि यदि मान के चलिए एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई उत्पाद का ट्रांसपोर्टेशन कराना है तो ट्रक वगैरह के माध्यम से होता था। मैं पहले ही बता चुका हूं इंफ्रास्ट्रक्चर में कि भारत में 97% के आसपास जो वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है वो सड़क परिवहन के माध्यम से ही होता है। ठीक, वो सड़क परिवहन के माध्यम से होता है। भारत में क्या देखने को मिला, अलग अलग बहुत सारे रिपोर्ट्स के अनुसार ये देखने को मिला कि भारत में ऑन एन एवरेज एक चेक पोस्ट पर एक ट्रक को 2 घंटे का विलंब होता है, ऑन एन एवरेज। औसतन मैं बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि पहले क्या होता है, मैनुअली वो कागज लेकर जाते थे और उस कागज को हर चेक पोस्ट पर आपको देखने को मिलेगा, हर राज्य में कहीं कहीं कुछ कुछ दूरी पर चेक पोस्ट लगा रहता था। उस चेक पोस्ट पर क्या होता था, ट्रक को रोका जाता था, चेक किया जाता था क्या कि क्या क्या सामान है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है कि नहीं, तो ये सारी चीजें होती थी। इसके कारण क्या होता था कि भारत में परिवहन में काफी विलंब देखने को मिलता था। ठीक ना, अलग अलग रिपोर्ट आई कई सारे, जैसे कि सड़क परिवहन मंत्रालय का एक रिपोर्ट आया जिसके अनुसार क्या है कि इस चेक वगैरह के कारण ना लगभग 20% टाइम विलंब होता है। मतलब जहां से जहां उस उत्पाद को जितनी देर में पहुंच जाना चाहिए था, इसमें 20% और बढ़ जाता है, क्योंकि ये मैनुअल कागज जो है वो लेके जाना पड़ता है और इनको चेक करवाना पड़ता है। ठीक ना, कुछ राज्यों में चेक पोस्ट वगैरह में टाइम कम लगता है, जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह में ये टाइम आधा घंटा के आसपास है, जबकि बिहार, यूपी जैसे राज्यों में, झारखंड जैसे राज्यों में लगभग 2-2 घंटे का टाइम लग जाता है। इतना ही नहीं, अगर हम लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो इन्होंने बताया क्या कि भारत में किसी उत्पाद के कुल मूल्य में, ये लिख लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या पता चला हमें कि भारत में किसी भी वस्तु के फाइनल कीमत में परिवहन की लागत कितनी है, 14% है। 14% परिवहन लागत। क्यों? क्योंकि आने जाने में इतना टाइम लग जाता है, इतना ज्यादा पेट्रोल डीजल, इतना टाइम और इतना लॉजिस्टिक्स का खर्च हो जाता है कि परिवहन लागत 14% है अंतिम मूल्य में। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है? जबकि इसी रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों में यह मात्र 6 से 8% है। यह लागत जो है ना, परिवहन लागत, ये मात्र 6 से 8% है। यानी कि आप समझ रहे हैं, भारत में चीजों को महंगा करने में या चीजों की कीमतों को बढ़ाने में परिवहन लागत का अधिक होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। परिवहन लागत अधिक होने के कारण भी क्या होता है, वस्तुओं की, चीजों की कीमतें जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये पॉइंट समझ में आया? 14% जो है वो इसमें जाता है। तो इस कारण से क्या किया गया, एक डिमांड थी, मतलब एक जरूरत महसूस की गई क्या कि इस पूरे सिस्टम को जो है वो ठीक किया जाने की आवश्यकता है। और इसी समाधान के रूप में सामने आया क्या, ई वे बिल, जिसे 1 अप्रैल 2018 को भारत में लागू किया गया। कब लागू किया गया इसे? 1 अप्रैल 2018 को। ठीक, ये क्या है ई वे बिल? ये ऑनलाइन जनरेट किया जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है। इसे जो है वो ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है, या जो बेच रहा है वो जनरेट कर सकता है, या जो खरीद रहा है, कोई भी, तीनों में से कोई भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है तो उस आदमी को जो है, वो जो ड्राइवर होगा, उसको मैनुअल दस्तावेज क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, उसको वो फिजिकल, वो कागज पत्तर जो है वो साथ में लेके नहीं जाना होगा। ठीक ना।
अब इस पूरे सिस्टम में ये बोल दिया गया क्या कि अब चेक पोस्ट को जो है वो धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा, चेक पोस्ट की जरूरत ही नहीं रहेगी। सिंपली ट्रक चल रहा है, कुछ जांच वाली गाड़ियां होंगी, जो पुलिस वगैरह वाली जो जांच वाली गाड़ियां होंगी, रैंडमली किसी को भी कहीं भी किया जाएगा, उससे चेक कर लिया जाएगा कि क्या इसके पास वो ई वे बिल है। अगर ई वे बिल है तो तुरंत सब कुछ हो गया वेरीफाई, वो तो ऑनलाइन जनरेटेड है, ठीक ना, ऑनलाइन जनरेटेड है। अगर है तुम्हारे पास तो आराम से। अब इसके कारण जो हर चेक पोस्ट पर 2-2 घंटा, आधा-आधा घंटा, एक-एक घंटा जो रुकना पड़ता था वो कम हो जाएगा। और वो कम हो जाएगा तो वो जो लागत है ना, आने जाने में लागत, सिंपल सी बात है। अब जहां पर तुम एक दिन में पहुंच सकते थे, अगर इस लेट के कारण वहां पर तुम्हें 2 दिन में अगर पहुंच पा रहे हो तो तुम्हारा ट्रक का भाड़ा भी तो 2 दिन का लग रहा है ना, ड्राइवर का कॉस्ट लग रहा है, तेल ज्यादा खर्च हो रहा है। तो इन सब के कारण क्या हो रहा था, वस्तुओं की कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो अब क्या हो जाएगा, माना ये जा रहा है कि इसमें जो ये ई वे बिल जनरेट होगा जिसमें सब कुछ मेंशन्ड होगा, क्या खरीदा जा रहा है, गाड़ी का नंबर, कहां से कहां तक जाना है, ट्रांसपोर्टेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इनवॉइस नंबर, ये सारी चीजें मेंशन रहेंगी। तो क्या हो जाएगा कि आसान हो जाएगा। वो अधिकारी आएगा, अपना रेडियो फ्रीक्वेंसी मीटर वगैरह लगाकर चेक कर लेगा, सब कुछ ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे जो वो परिवहन में जो विलंब हो रहा था उस परिवहन में विलंब को कम किया जा सकता है। यहां तक बात समझ में आई। इतना ही नहीं, ये भी इसमें मेंशन किया गया है कि अगर कोई माल जो है वो बिना ई वे बिल के पकड़ा जाता है, अगर किसी ने जनरेट नहीं कर रखा है और ऐसे ही ट्रांसपोर्ट कर रहा था, तो उसके ऊपर जो है वो 10,000 रुपया, कम से कम 10,000 रुपया, या जितना पैसा वो बचा रहा था ई वे बिल ना पे करके, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो ले लिया जाएगा उससे, ठीक ना, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो ले लिया जाएगा। हालांकि इसमें है क्या कि 50,000 रुपए से अधिक की वस्तु के निर्यात मतलब परिवहन पर तो ये अनिवार्य है, इसको लिख लीजिएगा, 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के अगर माल ले जा रहे हो ना, मतलब तुम्हारे ट्रक में जो माल है वो 50,000 से ज्यादा का है, तब तो बिल्कुल अनिवार्य है। से अधिक मूल्य ये वस्तु के परिवहन हेतु यह अनिवार्य है। ये भी लिख देता हूं, बिना ई वे बिल के पकड़े जाने पर जाने पर 10,000 रुपया या जितना टैक्स बचाया गया है, रजिस्ट्रेशन न करवा के जितना माल बचाया गया है, जितनी धनराशि बचाई गई है, टैक्स की जगह लिख लीजिए जितनी धनराशि बचाई गई है, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो ले लिया जाएगा। ये पॉइंट भी समझ में आया, ठीक ना, ये है पूरा ई वे बिल का सिस्टम, ठीक। आई होप आपको ई वे बिल भी समझ में आया होगा कि आखिर ये ई वे बिल का चक्कर क्या है, ठीक ना। यानी कि अब जो है वो मैनुअल जो है वो क्या बोलते हैं, वो जो हुआ करते थे दस्तावेज, अरे जो कागज लेके जाना होता था, पुराने फिल्मों में देखा था ना क्या कि कागज लेके जाना होता था, नहीं तो फिर बहुत चालान वालान लग जाता था, तो कागज लेके, वो अब फिजिकल कागज की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अब चेक पोस्ट की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक ना, वो अपना गाड़ियों के माध्यम से जो है वो क्या होगा, वो अपना छानबीन करते रहेंगे, जब जरूरत होगी वो लोग बीच में कहीं छापा मारेंगे, आराम से पकड़ेंगे, पूछेंगे, अगर ई वे बिल नहीं है तो फाइन करेंगे। तो इससे कारण क्या हो जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत तेजी से होने लग जाएगा, और जिससे जो ये परिवहन लागत बहुत ज्यादा भारत में लग रही थी ना, उसमें भी कमी आएगी। ये पॉइंट भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक,
सबका विश्वास स्कीम। आपको विवाद से विश्वास स्कीम याद है जो मैंने प्रत्यक्ष कर पढ़ाते वक्त पढ़ाया था? अगर वो आपको समझ में आ गया है तो सबका विश्वास योजना भी आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक ना। वित्त मंत्री ने इसको बजट 2019 में लागू किया था। उस वाले को, विवाद से विश्वास स्कीम को 2020 में, इसे 2019 में लागू किया गया। प्रावधान बिल्कुल सिंपल थे, बिल्कुल वैसे ही। क्या है कि मान के चलिए क्या था कि अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में यदि सरकार और दूसरे पक्ष के बीच किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, मेरा मानना है क्या कि नहीं मेरे ऊपर इतना इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बन रहा है, सरकार का कहना है कि तुम्हारे ऊपर इतना बन रहा है, और पता चले हम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर केस कर दिया, ठीक ना। तो अगर इस तरह से संबंधित अगर कोई भी विवाद है हम दोनों के बीच में, किसी भी प्रकार का, प्री जीएसटी भी चाहे होगा तो भी चलेगा, यानी कि जीएसटी के बाद से या जीएसटी के पूर्व किसी भी प्रकार का अप्रत्यक्ष कर से संबंधित अप्रत्यक्ष करों से संबंधित कोई भी विवाद है, अप्रत्यक्ष करों से संबंधित कोई भी प्रकार का अगर कोई भी विवाद है, तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि विवादित धनराशि का 100% दे दो, यानी कि जितना विवादित धनराशि है ना, तो इसका 100% दे दो। तो इसके ऊपर जो भी जुर्माना लगाया गया है, जो भी इसमें ब्याज लगाया गया है, या फिर केस जो भी किया गया है, वो सब कुछ सरकार जो है वो वापस ले लेगी। ठीक, क्या नाम है इसका? सबका विश्वास। कि अगर किसी भी तरह का अगर कोई भी विवाद है अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ में, तो क्या करो कि 100% तुम जो है वो राशि कर दो। इसके अलावा इसके साथ साथ ही क्या हो जाएगा, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर जुर्माना था, ब्याज था, या कोई भी केस था, उन सबको वापस ले लिया जाएगा, ठीक ना। कुछ समय के लिए ही यह योजना चली थी, और सरकार का यह कहना है कि इस योजना के माध्यम से 1 सितंबर 2019 से लेकर 15 जनवरी 2020 के बीच, यानी कि लगभग वही 3.5-4 महीने ये चली। 1 सितंबर 2019 से ये चली 31 जनवरी 2020 तक ये चली। और सरकार का कहना है कि इसी टाइम पीरियड में इसके तहत 38,000 करोड़ रुपए की कर प्राप्ति हुई। 31 जनवरी नहीं, इसको 15 जनवरी कर दीजिएगा। 38,000 करोड़ राशि की प्राप्ति हुई, यानी कि अपने आप में ये योजना सफल रही थी। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इसी योजना की सफलता को देखते हुए प्रत्यक्ष करों के लिए विवाद से विश्वास स्कीम लागू की गई थी। दिख रहा ना, विवाद से विश्वास स्कीम 2020 में लागू होगा, ठीक ना। और सबका विश्वास स्कीम उससे 1 साल पहले लागू हो चुका है, सबका विश्वास योजना, ठीक ना। ये 2019 में लागू हो चुका है। ये चूंकि सफल रहा, तो इसी को की देखा देखी 2020 के बजट में विवाद से विश्वास स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया, ठीक ना। तो ये था आपका सबका विश्वास स्कीम। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए वो आपको आगे पीछे करके देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि विवाद से विश्वास स्कीम प्रत्यक्ष करों से संबंधित था, और सबका विश्वास स्कीम जो है वो अप्रत्यक्ष करों से संबंधित है। तो दोनों में अंतर है। ये भी पॉइंट समझ में आ गया? चलिए, ये जब पॉइंट समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं।
जरा देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से संबंधित इस बार के बजट में क्या क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। ज्यादातर प्रावधान तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, एक बार फिर भी सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। देखिए टैक्स प्रपोजल क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस टू डिलीवर। क्या क्या उद्देश्य है? देखिए पहला तो उद्देश्य है हायर एक्सपोर्ट्स, कि भारत से निर्यात को बढ़ावा देना, कीमतें कम रहेंगी तो निर्यात जो है वो आसान होगा। हायर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, की भारत में जो घरेलू विनिर्माण जो है उसको बढ़ावा देना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। अगला उद्देश्य क्या है? मोर वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, कि भारत में जो है वो ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा वैल्यू एडिशन हो और ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी को बढ़ावा देना। ठीक ना? तो देखिए इसी के लिए क्या क्या किया गया है। कस्टम ड्यूटी, पहला बताया था ना सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। देखिए इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर लियोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, देखना लिथियम आयन, एक लिथियम आयन बैटरीज, इनके इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है ताकि भारत में ग्रीन मोबिलिटी बढ़ सके। जब सीमा शुल्क बढ़ा रहा था, कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था इसका एकमात्र उद्देश्य राजस्व प्राप्ति नहीं होता है, इसका एक बड़ा उद्देश्य होता है क्या, कि सरकार अपनी नीतियों को लागू करवाना चाहती है। अब जैसे देखिए इंपोर्ट ऑफ मोबाइल कैमरा लेंसेस, मोबाइल के इंपोर्ट पर नहीं, लेंस मंगाएंगे ताकि क्या हो सके, भारत में मोबाइल का निर्माण हो, ताकि भारत में रोजगार उत्पन्न। दिख रहा ना, इंपोर्ट ऑफ मोबाइल कैमरा लेंसेस। इतना ही देखिए डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल, ताकि केमिकल इंडस्ट्री को बल मिल सके। दिख रहा की इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग श्रिम्प फीड, श्रिम्प कहते हैं झींगा को, झींगा को खिलाने के लिए जो की इनपुट है उसके इंपोर्ट को मतलब बढ़ावा देना है ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा मरीन प्रोडक्शन हो सके, यानी कि जलीय जीवों का या फिर झींगा विंगा का, इन सब का प्रोडक्शन हो सके। यहां तक बात समझ में आ रहा? आगे देखिए, ये मैंने आपको बताया था ना सीड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैब ग्रोन डायमंड, अभी कल परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था, जब सीमा शुल्क पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ना सरकार चाह रही है कि हम भारत में जो कृत्रिम डायमंड जो है वो हम उसका निर्माण करें। तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि इनके मैन्युफैक्चरिंग के जो सीड्स हैं, बीज जिनसे बनाया जाता है, उनका जो है वो क्या किया जा सके, भारत में आयात बढ़ावा दिया जा सके। तो दिख रहा ना कंटिन्यूइंग कॉपर स्क्रैप कंपाउंडेड रबर, यानी कि इन सब के माध्यम से क्या किया जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस में, मतलब इनके माध्यम से क्या किया जाता है, देश में उत्पादन वगैरह को बढ़ाने का प्रयत्न होता है। ये दिखाना चाहता ये देखिए प्रत्यक्ष कर से संबंधित क्या प्रस्ताव है और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित क्या प्रस्ताव। ज्यादातर प्रस्ताव मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। देखना बजट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था प्रकल्पित कराधान का क्या मतलब होता है। ठीक ना, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कहते हैं इसको, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, प्रकल्पित कराधान। देख रहे हैं ना, सूक्ष्म उद्यम और पेशेवर, जैसे मान के चलिए मैं एक पेशेवर हूं, मतलब मैं एक प्रोफेशनल हूं, ठीक, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मुझे इतना भी पूरा अकाउंटिंग करने का टाइम नहीं है कि मैं आपको पढ़ाने के लिए आता हूं तो मैं क्या क्या खर्च कर रहा हूं, आने जाने का मेरा खर्च, या फिर मान के चलिए मैंने कोई लैपटॉप खरीदा, मैंने कोई आईपैड खरीदा, या फिर मैंने पढ़ने के लिए कुछ कहीं से कोई मैटर वगैरह बुक वगैरह खरीदा, इन सब में मेरा कितना खर्च हो रहा है ये सब मुझे नहीं अंदाजा है। तो सरकार कहती है क्या कि मोटा मोटी हम मान लेते हैं कि तुम्हारा जितना है ना उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज, इतना तुम्हारा जो है वो प्रॉफिट हुआ है, मतलब तुम्हारा अपना जो लगा है और जितना तुम कमाए हो, एक पर्टिकुलर परसेंटेज को सरकार मान लेती है कि हम इतना मान के चलते हैं कि इतना तुम्हारा लाभ है, उसके ऊपर जो टैक्सेशन लगाया जाता है इसको कहा जाता है प्रकल्पित कराधान, इसी को कहा जाता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, की सरकार प्रिज्यूम कर लेती है, प्रिज्यूम कर लेती है। जैसे कि उद्यम के क्षेत्र में अगर 3 करोड़ से कम, 3 करोड़ से कम अगर कोई उद्यम जो है वो साल भर में उसका टर्नओवर है, तो सरकार ये मान लेती है कि 6% तो तुमने प्रॉफिट कमाया ही है,
6% के हिसाब से वो क्या कर देती है, उसके ऊपर टैक्स लगा देती है। इसी को कहा जाता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ठीक, इतना नहीं, ये देखिए सहकारिता, सहकारिता आपको बताया था ना, सहकारी समितियों, इनमें भी जो है वो टैक्स को कम करके 15% कर दिया गया है। आपको बताया था ना कि विनिर्मित उद्योग जिनका की स्थापना जो है वो अब होगी, निगम कर जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि वैसे भारतीय कंपनियों पर 30% लगता है, लेकिन विनिर्माण से संबंधित कंपनियों पर 22% लगता है, और ऐसी कंपनियां जो अब स्थापित होंगी उन पर 15% लगेगा। लेकिन इसको में भी घटाया गया है, क्या, सहकारी समितियों के लिए इसको 15% कर दिया गया है। ठीक ना, इतना ही नहीं, स्टार्टअप, स्टार्टअप को लाभ दिया जाने की बात मैंने बताई ही थी। आवासीय घर, अग्निवीर के लिए कॉर्पस फंड, टैक्स छूट, ये तो पता ही होना चाहिए। अरे अग्निवीर वाला जो था ना, जिसको लेके इतना विवाद उत्पन्न हुआ था, देखे थे ना वो भर्ती, आर्मी भर्ती के लिए, तो अग्निवीर के लिए जो कॉर्पस फंड, जो उनको जो पैसा मिलता है ना, उसके भुगतान में टैक्स से पूरी तरह से उसको छूट दी गई है, मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अप्रत्यक्ष कर में क्या प्रस्ताव है? वही सब है, देखिए श्रिम्प फीड के लिए, ठीक, प्रयोगशाला में निर्मित हीरा, बहुमूल्य धातु, सिगरेट, ठीक, सिगरेट पर देख रहे हैं ना, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, इसमें 16% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, टैक्सेस वगैरह का सिस्टम चलता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। यहां तक बातें समझ में आ रही? तो जब यहां तक बातें समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और टर्म्स के बारे में देखते हैं इसी के संदर्भ में। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण टर्म जो आपको इसी कंटेक्स्ट में देखने को मिलेगा, उसको कहते हैं कर खर्च, टैक्स एक्सपेंडिचर। क्या है टैक्स एक्सपेंडिचर? जरा बात को समझिएगा, सरकार द्वारा करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार का खर्च, वो क्या कहलाता है, कर खर्च। ठीक ना, तो सबको हम क्या कहते हैं, कर खर्च। ठीक ना, अब कर खर्च में वो सारी चीजें भी आ सकती हैं जो सरकार अब चाहती तो वसूल सकती थी, लेकिन सरकार ने वसूला नहीं। जैसे मान के चलिए, अगर सरकार चाहती तो वो सुकन्या समृद्धि योजना पर आपको क्यों टैक्स बेनिफिट दे? अगर सरकार चाहती तो वो आपको कृषि विकास पत्र में निवेश करने के बदले क्यों टैक्स बेनिफिट दे? तो सरकार चाहती तो ये नहीं देती, सरकार चाहती तो ये नहीं देती, लेकिन फिर भी आपको सरकार दे रही है ना। तो ऐसे खर्चों को सरकार कर खर्च, ऐसे खर्चों को सरकार का कर खर्च माना जाता है। यानी कि करदाताओं को किसी भी प्रकार की राहत के लिए जो भी खर्च, ठीक ना, कर खर्च का उद्देश्य जो है वो राजस्व से संबंधित नहीं होता है। कर खर्च का उद्देश्य होता है सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। ठीक ना, क्यों? क्योंकि सरकार जानबूझकर किसी नीतिगत उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर को त्याग रही है। यानी कि जो और प्राप्त कर सकती थी ना, सरकार नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हो सकने वाले कर का परित्याग करती है।
इसको कर खर्च कहा जाता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए ना कि आप लोगों को मैंने टैक्स स्लैब बता रखा है। टैक्स स्लैब क्या है कि 3 लाख से ज्यादा अगर आपके पास संपत्ति है तो आपके ऊपर जो है वो 5% के हिसाब से लगना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कह रही है, सरकार कह रही है कि नहीं, 7 लाख तक हम रिबेट देंगे। सरकार कह रही है ना कि 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो हम कुछ नहीं मांगेंगे आपसे, कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो ये जो रिबेट है ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये होगा एक कर खर्च। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो 3 लाख के ऊपर प्राप्त कर सकती थी, लेकिन सरकार ने क्या किया है, रिबेट दे दिया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कर खर्च का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास का होता है। कर खर्च का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास का होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से, सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से सरकार का उद्देश्य खाली पैसा कमाना ही थोड़ी है। लेकिन फिर समस्या क्या आती है, समस्या यही आती है कि अगर सरकार कर खर्च में ज्यादा ध्यान देती है तो सरकार का घाटा बढ़ता चला जाता है। सरकार का घाटा बढ़ता चला जाता है। तो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष हैं, ठीक ना। कर खर्च किसे कहते हैं, अब हमको लग रहा है कि अब आप लोगों को ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, ठीक ना। भारत में वही है ना, भारत में वही बात है क्या कि हमने समाजवादी मॉडल की तरफ जो है वो थोड़ा सा रुझान दिखाया है। तो सरकार का दायित्व है क्या कि सरकार जो है वो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न करे। इन्हीं अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार जो है वो कर खर्च को अपनाती है। जैसे कि मान के चलिए सरकार का उद्देश्य सुकन्या समृद्धि योजना से क्या है कि बेटियों को बढ़ावा दिया जाए या बेटियों को संरक्षित किया जाए, ठीक ना। वो जो नहीं था क्या कि बेटी को जो है जो बोझ माना जा रहा है या समाज में जो भी इस तरह की जो मान्यताएं रही है उनको ही तो दूर करने के लिए सरकार सुकन्या समृद्धि योजना लेके आई है कि अगर आप बेटी के नाम पर पैसा जमा करते हैं तो इसके ऊपर आप टैक्स से रिबेट ले सकते हैं और इस पर ब्याज दर भी आपको ज्यादा मिलेगी। तो बेटी की पढ़ाई से संबंधित जो चिंता थी या बेटी के विवाह से संबंधित जो चिंता हुआ करती थी माता पिता को और जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं देखने को मिलती थी, तो इस पर जो है वो रोक लगेगी। तो कर खर्च का उद्देश्य आर्थिक कम होता है, कर खर्च का उद्देश्य जो है वो सामाजिक ज्यादा होता है, ठीक ना। इसलिए मैंने लिखा है कि कर खर्च का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास का होता है। यहाँ इकोनॉमिक सरकार जो है वो केवल अपना राजस्व बढ़ाना नहीं चाह रही होती है। इसीलिए तो मैंने बताया कि इसमें जो है कई सारे इस कारण से नुकसान भी होते हैं सरकार को। कई सारा जो है वो टैक्स वगैरह जो सरकार प्राप्त कर सकती थी वो नहीं प्राप्त कर पाती है। ठीक, चलिए इसी से संबंधित दो और टर्म देखते हैं। पहला जिसको हम क्या कहेंगे, पहले तो हम कहेंगे पीगू कर, ठीक ना। पीगू कर, पीगू टैक्स। एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था आर्थर पीगू। उन्हीं के नाम पर इस कर का नाम रखा गया है, आर्थर पीगू। आर्थर पीगू का क्या कहना था, इन्होंने अपने स्टडी के बेसिस पर इन्होंने क्या किया, इस चीज को प्रमाणित किया। इनका यह कहना था कि कोई भी क्रिया चाहे उसका प्रभाव कितना भी सकारात्मक हो उसमें कुछ ना कुछ नकारात्मक होता ही होता है। कोई भी क्रिया चाहे वो कितना भी सकारात्मक हो उसमें कुछ ना कुछ नकारात्मक होता ही है। तो उस पर जो है वो कर की वसूली होनी ही चाहिए, ठीक ना। उस पर कर की वसूली होनी ही चाहिए। इस मतलब संकल्पना पर आधारित जो कर होते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, पीगू कर। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यदि हम समझे तो मान के चलिए कि परिवहन, सड़क परिवहन के माध्यम से है एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं का जो है वो निर्यात हो पाता है, एक जगह से दूसरे जगह पर जो है वो स्थानांतरण हो पाता है। लेकिन जरा आप सोच के देखिए कि अगर वाहन चलेगा तो वाहन से प्रदूषण तो होगा ही ना। या फिर अगर किसी भी चीज का उत्पादन हो रहा हो चाहे वो कितनी भी बढ़िया चीज क्यों ना हो उसमें जो है वो फॉसिल फ्यूल तो जलेगा ही ना। चाहे आप ईवी से कर रहे हो, चाहे आप बिजली से कर रहे हो, चाहे जैसे भी कर रहे हो।
कुछ ना कुछ तो प्रदूषण होगा ही। तो इनका यही कहना था कि सभी क्रियाओं पर जो है जिससे भी मतलब कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, सब पर टैक्स लगाना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, पीगू कर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक ना, बात समझ में आया। आर्थर पीगू ने क्या प्रतिपादित किया कि हर सकारात्मक क्रिया में कुछ न कुछ आंशिक रूप से नकारात्मक तत्व विद्यमान होते हैं। पर क्या किया जाना चाहिए, इन पर कर लगाया जाना चाहिए। अतः इन सभी क्रियाओं पर कर लगाया जाना चाहिए। इन सभी क्रियाओं पर कर आरोपण होना चाहिए। ठीक ना, ये है आर्थर पीगो का कॉन्सेप्ट। दिखाता हूं आप लोगों को। दिख रहा आर्थर पीगो, तो पिगुवियन टैक्स कहा जाता है। इसी को आम बोलचाल की भाषा में जो है ना वो पॉल्यूशन टैक्स भी कहा जाता है। ठीक ना, कि किसी भी चीज का यदि प्रोडक्शन होगा ना तो उसमें कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा। आप इसको जो है ना अपने वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित आंसर्स वगैरह में यूज किए कर सकते हैं। ठीक ना, कि पीगू टैक्स लगाया जाना चाहिए। पीगू टैक्स का कॉन्सेप्ट कि कुछ भी प्रदूषण वगैरह उत्पन्न हो रहा हो तो जितना नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उस प्रोडक्शन के कारण उतना तो टैक्स उस पर लगाया जाना चाहिए। ठीक ना, देख रहा पिगुवियन टैक्स 1920 में। आप जरा सोच के देखिए ना, देख कितना पहले जो है वो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रतिपादित कर दिया था। तो ये है पीगू टैक्स। ठीक ना, उस पर जो है वो कर आरोपण होना चाहिए। दूसरा है इसी से संबंधित जिसको कहते हैं टोबिन टैक्स। ठीक, इसको भी प्रतिपादित किसने किया था, इसको प्रतिपादित किया था जेम्स टोबिन ने। अर्थशास्त्री थे जेम्स टोबिन, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। इनका क्या कहना था टोबिन टैक्स। ठीक, टोबिन टैक्स, जेम्स टोबिन, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि क्या देखने को मिलता है, एक देश में कहीं से विदेशी मुद्रा आती है, जैसे मान के चलिए भारत है, इसमें विदेशी मुद्रा आती है और क्या करते हैं FII या QFI के रूप में ये शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट कमाते हैं, फिर लेके भाग जाते हैं। अरे हॉट मनी मैंने बताया था ना कि FII के रूप में जो पैसा भारत में आता है, बल्क में पैसा लाते हैं, खरीदते हैं, शेयर मार्केट को चढ़ाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और फिर पैसा लेके निकल जाते हैं। इनको देश का क्या हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं होता है। ये आते हैं अपना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, आते हैं पैसा लगाएंगे और प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। ठीक ना, तो इस वाले सिस्टम को क्या कह रहे थे, तो ये था टोबिन टैक्स का कॉन्सेप्ट। मतलब इसके कारण क्या हो रहा है कि एक देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, अचानक से पैसा आ रहा है और अचानक से इतना बल्क में पैसा निकलेगा तो इससे घरेलू मुद्रा पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। मैं आप लोगों को समझा चुका हूं डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, कि घरेलू मुद्रा का जो अवमूल्यन जो है वो कैसे होता है डॉलर का बहिर्प्रवाह होने के कारण। तो टोबिन का क्या कहना है, जेम्स टोबिन का यही कहना था कि ऐसे पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। इन पर टैक्स लगाओ कि अचानक से तुम आओगे, जब मर्जी तुम पैसा डालोगे और जब मर्जी तुम पैसा लेके भाग जाओगे, इसके कारण जो है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तो इस पर हम टैक्स लगाएंगे।
इसी को क्या कहा जाता है, टोबिन टैक्स। ठीक, यानी कि मुद्दा क्या था कि देश में से विदेशी मुद्रा के अचानक बहिर्वाह को रोकने हेतु लगाए जाने वाले कर को क्या कहेंगे, टोबिन टैक्स। ठीक ना, तो क्या कहेंगे, टोबिन टैक्स। जेम्स टोबिन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक ना, तो इसी के साथ हमारा कर से संबंधित जो है वो चैप्टर वो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक ना, टैक्स से संबंधित हमने बहुत ब्रॉडली देखा, टैक्स क्या है, कैसे है, टैक्स से संबंधित टैक्स किसको कहते हैं, शुल्क किसको कहते हैं, उपकर किसे कहते हैं, अधिभार किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष कर क्या है, प्रत्यक्ष कर के विविध प्रकार क्या क्या है। ठीक ना, इस बार के बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, आयकर से संबंधित आप लोगों को कितना डिटेल में बताया मैंने कि ओल्ड टैक्स संशोधन क्या हुआ है, ये सारी चीजें आपको समझाई। ठीक ना, निगम कर क्या है, बाकी डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह सब बताया। इसके बाद हम लोग अप्रत्यक्ष कर की ओर बढ़े और हमने अप्रत्यक्ष करों को भी जो है वो बहुत डिटेल में समझा। ठीक ना, सारा बताया ना, जीएसटी क्या है, कैसे काम करता है, ई वे बिल क्या है, जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या है, उसके संदर्भ में करंट में क्या चर्चाएं चल रही है, ये सारी चीजें भी आपको बताई। ठीक ना, तो इस रूप में हमने क्या किया, पूरा जो है वो कराधान चैप्टर जो था उसको हमने समझने का प्रयत्न किया है। अब हमारा अगला चैप्टर जो होगा वो होगा विदेशी व्यापार से संदर्भ में। ठीक ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में ये होगा हमारा अगला चैप्टर। ठीक है, तो क्योंकि टैक्सेशन चैप्टर समाप्त हो गया है, अगले चैप्टर को हम लोग कल से ही प्रारंभ करेंगे। ठीक ना, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकेंगे। अच्छा हाँ, एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो डायरेक्ट कराधान से संबंधित नहीं है, इसीलिए मैं इस चैप्टर में नहीं बता रहा हूँ, कल स्टार्टिंग में उसके बारे में बता दूंगा। डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण फिर से चर्चा में आ गया है ना, 2000 के नए नोट जो है वो फिर से उनको विड्रॉ करने की बात की जा रही है, तो इस कारण से विमुद्रीकरण मैं फिर से करवा दूंगा। ठीक ना, तो एक टॉपिक के रूप में कल जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, आधा घंटा का एक सेगमेंट है, तो कल हम लोग विमुद्रीकरण को एक बार पहले देख लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ जाएंगे जो कि क्या है, विदेशी व्यापार से संबंधित चैप्टर है। ठीक ना, तो कोई नहीं, आई होप आप लोगों को जो है कराधान चैप्टर जो है वो टैक्सेशन समझ में आया होगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।